कहानी की शुरुआत होती है आन्या से, एक खूबसूरत जिंदा दिल लड़की जो रूस के शहर निजनी नोवगोरोद में अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती है। जेनिया पेशे से एक स्विमिंग कोच है, जबकि आन्या एक बेकरी में काम करती है। खाने के प्रति आन्या का प्यार कुछ अलग ही था। वो बेकरी में अक्सर पूरा का पूरा केक अकेले ही खा जाया करती थी। जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, आन्या एकदम स्लिम और फिट थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका वजन काफी बढ़ चुका था। एक दिन उन्हें अपने एक दोस्त की शादी में जाना होता है। आन्या अपने पुराने पार्टी वाले कपड़े पहनकर ट्राई करती है, लेकिन कोई भी कपड़ा उसे फिट नहीं आता। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन शीशे में उसका बदला हुआ शरीर उसे साफ नजर आता है। जेनिया भी इस बात को महसूस करता है, लेकिन आन्या को आहत न करने के लिए कुछ कहता नहीं। आखिरकार कई कपड़े ट्राई करने के बाद उसे एक ठीक ठाक ड्रेस मिल ही जाती है। जब जेनिया उसे उस ड्रेस में देखता है तो एक पल के लिए ठिठक जाता है। अब आन्या वैसी नहीं रही थी जैसी उनकी पहली मुलाकात में थी। वो उसे अपने साथ शादी में ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ उसके जिम वाले दोस्त भी मौजूद थे। आन्या को भी यह एहसास हो जाता है। वो खुद ही कहती है, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, मैं घर पर पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी। वो उसे भी रुकने को कहती है, लेकिन जेनिया जवाब देता है, बस दोस्त को बधाई देकर और एक छोटी सी स्पीच देकर लौट आऊंगा। जाने से पहले जेनिया उसे किचन काउंटर पर उठाता है, लेकिन आन्या का वजन अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा। जब वो उसे किस करना चाहती है तो जेनिया पीछे हट जाता है और कहता है, मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी। ये सुनकर आन्या के दिल को गहरा धक्का लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जेनिया के जाने के बाद आन्या आरामदायक कपड़े पहनती है और वजन नापती है। वो 76 किलो की हो चुकी थी। वो खुद को दिलासा देती है, मैं स्लिम हूँ, लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं। वो एक गिलास पानी पीती है और वापस तला हुआ खाना बनाते हुए फोन स्क्रॉल करने लगती है। तभी उसे सोशल मीडिया पर जेनिया की शादी की तस्वीरें दिखती हैं। एक ग्रुप फोटो में जेनिया कई लड़कियों के साथ होता है और वो सब स्लिम और फिट होती हैं। आन्या खुद की उनसे तुलना करने लगती है और फिर उसकी नजर एक वीडियो पर टिक जाती है, जिसमें क्रिस्टीना नाम की लड़की जेनिया के गाल पर किस कर रही होती है। आन्या के अंदर कुछ टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो तुरंत शादी में जाने का फैसला करती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नेटली को कॉल करती है, मुझे लेने आओ। नेटली अपनी स्पेशल कार लेकर आती है। जब वो आन्या को इतने महीनों बाद देखती है तो चौंक जाती है। वो समझ जाती है आन्या का वजन बढ़ चुका है, लेकिन नेटली की नजर में आन्या अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। वो उसका चेहरा पकड़कर कहती है, तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, तुम अब भी सबसे खूबसूरत हो। नेटली उसे होटल के बाहर छोड़ देती है। शादी में पहुंचते ही आन्या देखती है जेनिया उसी लड़की क्रिस्टीना के साथ डांस कर रहा होता है। आन्या के अंदर जलन की लहर उठती है। वो सीधे उनके बीच में चली जाती है। जेनिया थोड़ा हैरान होता है, लेकिन डांस करता रहता है। क्रिस्टीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। आन्या फिर से खाना खाने लगती है और पूछती है, तुम उस लड़की के साथ क्यों नाच रहे थे? जेनिया बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या जब ज्यादा दबाव डालती है तो वो गुस्से में बोल पड़ता है, अब मुझे तुम पसंद नहीं हो, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम बस दिन भर खाती रहती हो। मैं ये बात बहुत पहले से कहना चाहता था, बस हिम्मत नहीं हुई। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी नव विवाहित जोड़ा उनके पास आ जाता है। दूल्हा मजाक में आन्या से पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? माहौल और भी अजीब हो जाता है। जेनिया अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। आन्या टूट चुकी होती है, लेकिन इतने लोगों के बीच वो रो भी नहीं पाती। वो चुपचाप बस से अपनी माँ के घर चली जाती है। घर पहुँचने पर उसकी माँ एक आदमी के साथ होती है, शिमोन, जिसे वो डेट कर रही होती है। शिमोन बताता है कि वो एक हार्वेस्टर ऑपरेटर है। थोड़ी देर बाद उसके साथी उसे बुलाने आते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। आन्या अपनी माँ को रोते हुए बताती है कि जेनिया ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा मैं मोटी हो गई हूँ। माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, तुम मोटी नहीं हो, बस तुम्हारी हड्डियाँ बड़ी हैं। लेकिन ये बात आन्या को और भी ज्यादा तोड़ देती है। माँ कहती है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। आन्या जवाब देती है, मुझे वो शिमोन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। माँ कहती है, हाँ उसकी हरकतें अजीब हैं, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। कम से कम तुम्हारे पिता की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। रात को आन्या सोफे पर लेटी होती है, लेकिन माँ के तेज खर्राटों की वजह से नींद नहीं आती। वो मोबाइल में जेनिया की पुरानी तस्वीरें देखने लगती है, फिर अपनी पुरानी तस्वीरें, और सोचती है वो पहले कितनी अलग थी। अगली सुबह नेटली उसे बुलाती है। नेटली उसे बताती है, जेनिया तुम्हारी सारी चीजें मेरे घर छोड़ गया। वो कहती है, तुम कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो जब तक नया घर नहीं मिल जाता। नेटली उसे दिलासा देती है, लेकिन आन्या की आंखों में अब भी वही दर्द है। वो अब भी बस रोना चाहती है और वही बातें दोहराती है। नेटली का हस्बैंड डिमास भी उसे खुश करने की कोशिश करता है, तुम पूरे शहर की सबसे सेक्सी लड़की हो। लेकिन इससे आन्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो पूरी रात बालकनी में करवटें बदलते हुए गुजारती है। सुबह नेटली उसके पास आती है और कहती है, याद है बचपन में जब हम मिले थे, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती थी और जिद कर रही थी मॉल जाने की, क्योंकि तुम्हें एस्केलेटर पर चढ़ना था। मैंने और वाल्का ने तुम्हारा खूब मजाक उड़ाया था। वो हंसते हुए कहती है, अब वाल्का तुमसे भी ज्यादा मोटी हो गई थी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ गया, लेकिन उसने रोने के बजाय जिम ज्वाइन किया। सिर्फ 1 महीने में वो पतली हो गई और जब उसका बॉयफ्रेंड वापस आया उसे पछताना पड़ा। आन्या कहती है, मेरे पास जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं है। नेटली मुस्कुराकर कहती
कहती है, इस शहर में 20 जिम है, हर जिम एक हफ्ते का फ्री ट्रायल देता है, तुम एक एक करके सब जिम ट्राई कर सकती हो बिना पैसे खर्च किए। आन्या पहली बार थोड़ी सी उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह आन्या खुद को मोटिवेट करती है, एक गिलास पानी पीती है और पहली बार जिम जाती है। वो मशीनों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होता। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए वो फिसल जाती है और नीचे गिर पड़ती है, और फिर सारी मेहनत कुछ ही देर में बेकार हो जाती है, क्योंकि जिम के 1 घंटे बाद ही वो कैफे में बैठी फास्ट फूड खा रही होती है। वहीं नेटली, जो उसी कैफे में काम करती है, उसे देख लेती है। वो गुस्से में उसका बर्गर फेंक देती है और कहती है, अगर तुम खुद पर काबू नहीं रखोगी तो कभी वजन कम नहीं कर पाओगी। आन्या जवाब देती है, मैंने आज बहुत कैलोरी बर्न की है। नेटली गुस्से में कहती है, सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खाने पर भी कंट्रोल करना होगा। अगर तुम ऐसे ही ठूस ठूस कर खाती रही तो तेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। घर लौटकर आन्या अपने पूरे शरीर पर बॉडी लोशन लगाती है, फिर खुद को प्लास्टिक रैप में लपेट लेती है, इस उम्मीद में कि शायद इससे उसका वजन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन खाने पर उसका कंट्रोल अब भी नहीं था। वो पूरा चिप्स का पैकेट खा जाती है। आधी रात को जब वो फ्रिज से खाना निकालने जाती है, नेटली उसे पकड़ लेती है। अगले दिन आन्या ठान लेती है अब कोई अनहेल्दी चीज नहीं खाएगी, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी। जब वो एक केक पर आइसिंग लगा रही होती है तो गलती से उंगली से आइसिंग चाट लेती है और इसकी भरपाई के लिए वहीं 10 स्क्वाट्स लगा देती है। पूरा दिन वो लजीज खाने की खुशबू से घिरी रहती है। सभी को खाते देख उसका मन ललचाता है, लेकिन वो खुद को रोकती है। पर जब वो एक स्माइली हार्ट केक के साथ अकेली होती है, वो उसे घूरती रहती है और खुद को बहलाने के बहाने ढूंढती है। आखिरकार वो हार जाती है और आधा केक एक ही बार में खा जाती है। आन्या को एहसास होता है वो अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगी। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तलाश करती है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो खाने की लत से जूझ रहे हों, और उनकी मीटिंग में शामिल होती है। इसी मीटिंग में एक लड़का भी आता है, कोलिया। आन्या खुद को मोटी नहीं मानना चाहती, इसलिए वो झूठ बोलती है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप सब पर एक आर्टिकल लिखने आई हूँ, और अपना नाम एंजेला बताती है। लेकिन ग्रुप की बाकी औरतें भी खुद को मोटा मानने को तैयार नहीं थी। सब इस बात पर बहस करने लगती हैं कि ग्रुप का नाम क्या रखा जाए। तभी कोलिया गुस्से में उठकर कहता है, नाम रखने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें अपने हालात को मानना होगा, हम सभी मोटे हैं। वो सबकी तरफ इशारा करके सभी को मोटा कह देता है और फिर आन्या से कहता है, तुम भी झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मानना ही नहीं चाहती कि तुम मोटी हो। आन्या नाटक करती है कि उसे फोन आया है और वहां से चली जाती है, लेकिन कोलिया उसका पीछा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, बस मैं झूठ के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, दोस्ती हमेशा सच्चाई से बनती है। वो उसे ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए इन्वाइट करता है। आन्या अगले दिन चलने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो खाने से मना कर ही नहीं सकती थी। अगले दिन रेस्टोरेंट में कोलिया उसे एक अजीब लेकिन प्यारा आइडिया देता है, क्यों ना हम एक दूसरे के फिटनेस से स्पॉन्सर बन जाए, हर रोज साथ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछेंगे और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देंगे। आन्या को उसकी नीयत पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन उसे लगता है कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। अगले दिन से आन्या और कोलिया हर सुबह पार्क में दौड़ने लगते हैं। शुरुआत में आन्या झिझकती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कोलिया वाकई अच्छा इंसान है, उसे अपने शरीर से कोई शर्म नहीं, और यही चीज आन्या के लिए नई थी। कोलिया के साथ समय बिताते बिताते आन्या का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को हर खाने से पहले रोकते हैं, समझाते हैं, और इसी सफर में आन्या का वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब डिमास और नेटली की पूल पार्टी में वो दुबली पतली लड़कियों को देखती है, उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगा जाता है। पर जब भी वो टूटती है, कोलिया उसका सहारा बनता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाकर अपना स्ट्रेस निकालते हैं। मगर आन्या के दिल में अब भी झेनिया के लिए जगह थी। वो उसी के पास वापस जाना चाहती थी, और ये बात कोलिया को जलाने लगी थी। 1.5 महीने में आन्या 10 किलो वजन कम कर लेती है। आखिरकार वो उस शख्स से दोबारा मिलने के लिए तैयार होती है, झेनिया से। वो नया स्विम सूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। झेनिया उसे देखकर दंग रह जाता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर हंसते हुए पानी में खेलने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है, जो अब झेनिया की नई गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। आन्या का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, वही उसे धोखा दे चुका है। उस रात आन्या टूट चुकी थी। वो पार्टी में जाती है, शराब पीती है, जैसे वो खुद से, अपनी यादों से भागना चाहती हो। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो कोलिया के बिस्तर पर होती है। कोलिया उसे यकीन दिलाता है, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम सुरक्षित हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, पिछली रात आन्या एक अजनबी के साथ जाने वाली थी, लेकिन कोलिया ने वक्त पर पहुंचकर उसे रोका और घर ले आया था। कोलिया उसे समझाता है, तुम्हारी जिंदगी इस पुलाव की तरह है, न माँ से जुड़ाव है, न पिता से। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है, वो तुम्हारे पापा से बात न कर पाने का है। तुम्हें एक बार
उनसे जरूर मिलना चाहिए, तभी पता चलेगा वो तुमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। शायद तभी वो खालीपन भर जाए। अगले दिन आन्या अपनी माँ के घर जाती है। वो सब कुछ साफ साफ बता देती है और कहती है मुझे डैड से बात करनी है। उसकी माँ ओल्गा कहती है उस आदमी ने मुझे दर्द दिया और वो तुम्हें भी देगा। लेकिन आन्या उनकी बात नहीं मानती। वो सरगेई का नंबर मांगती है और अगले ही दिन कोल्या के साथ कजान के लिए निकल पड़ती है। लंबा सफर था, इसलिए वो मजाक में कोल्या को अपना बॉडीगार्ड बना लेती है। रास्ते में कोल्या कई बार आन्या के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाती। आखिरकार वो अपने पिता सरगेई के लकड़ी के बने घर पहुंचती है, जहां वो अपनी पार्टनर के साथ रहते थे। आन्या और कोल्या उनके साथ डिनर करते हैं। आन्या अकेले में सरगेई से पूछती है आपने मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना कभी चाहा ही क्यों नहीं, मुझे छोड़ क्यों दिया। सरगेई उसे पुरानी बात याद दिलाते हैं, मैं एक बार तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा लेकर आया था, लेकिन एक बार तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा लेकर आया था, लेकिन तुम मुझसे मिलने बाहर ही नहीं आई। आन्या को भी वो बात याद आ जाती है और वो हंस पड़ती है। डैड, उस वक्त मैं बच्ची थी, आज भी आपका जैकेट मेरे पास है, आप इसे पहनकर डांस करते थे। मैं चाहती हूँ हम वो डांस दोबारा करें और मैं उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लूं। लेकिन सरगेई सख्ती से कहते हैं अब मैं सिर्फ शिकार करता हूँ और उस गाने पर डांस करके खुद को जोकर नहीं बनाऊंगा, और वो खाना छोड़कर उठ जाते हैं। सरगेई की पार्टनर आन्या को कहती है बाथ हाउस में जाकर नहा लो, अच्छा महसूस करोगी। लेकिन रात का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कहता है। पूरा घर आग की लपटों में घिर चुका था। कोल्या पानी डालकर आन्या पर लगी आग बुझाता है। सरगेई उस पर चिल्लाता है तूने मेरा घर जला दिया। उसे आन्या की सुरक्षा से ज्यादा अपने घर की चिंता होती है। कोल्या गुस्से में कहता है तुम अपनी बेटी पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, वो भी इस आग में जल सकती थी। सरगेई ठंडे लहजे में जवाब देता है ये जली नहीं, बिल्कुल सेफ है, मेरा घर गया है, तुम दोनों यहाँ आए ही क्यों। कोल्या कहता है क्योंकि वो अपने अंदर का खालीपन मिटाना चाहती थी। आन्या और कोल्या तुरंत घर लौट आते हैं। अलग होने से पहले आन्या उसके पास झुककर उसकी नाक पर एक हल्की सी किस करती है। कोल्या खुशी से झूम उठता है। वापसी में वो अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए फूल खरीदता है। लेकिन उसी वक्त झेनिया आन्या से मिलने आता है। वो माफी मांगता है, कुछ बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब कोल्या फूल लेकर लौटता है तो सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। दिल चुपचाप टूट जाता है। अगली सुबह आन्या की नींद जेनिया के साथ खुलती है। जेनिया मुस्कुराते हुए कहता है तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन इन अल्फाजों में आन्या को वो भरोसा नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश थी। उसे एहसास होता है उसे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहां हर दिन ये डर हो कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है और जेनिया गुस्से में उसे छोड़ जाता है। आन्या एक बार फिर अकेली रह जाती है। उस शाम आन्या कोल्या से मिलने के लिए उसी तालाब के पास पहुंचती है जहां वो अक्सर नहाया करता था। उसे एक दोस्त की जरूरत थी, लेकिन कोल्या का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो एक सेब उठाता है और दोनों तरफ दिखाते हुए कहता है तुम हमेशा खुद को इस सेब की तरह परफेक्ट दिखाना चाहती हो, लेकिन जब इसे पलटा जाता है तो सच्चाई कुछ और होती है। अगर तुम खुद से मोहब्बत ही नहीं करोगी तो कोई और तुमसे प्यार कैसे करेगा। और हाँ, अब हमारा स्पॉन्सर रिलेशनशिप खत्म हो गया है क्योंकि तुम अपना वजन कम कर चुकी हो। ये कहकर कोल्या वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आन्या नेटली के घर जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो पाइपलाइन का सहारा लेकर अंदर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है नेटली और उसके पति में बड़ा झगड़ा हुआ है। वो घर छोड़कर चला गया है। दोनों सहेलियां साथ वक्त बिताती हैं, बातें करती हैं और आन्या को कुछ हल्का महसूस होता है। अगले दिन सरगेई आन्या से मिलने आता है। वो वही बचपन वाली जैकेट पहनता है। वो माफी मांगता है और फिर वही पुराना फ्री स्टाइल डांस करता है जिसकी ख्वाहिश आन्या ने की थी। आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है जैसे कोई पुराना घाव भरने लगा हो। सरगेई जाते जाते कहता है तुम कभी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ मुझसे मिलने आ सकती हो, वो वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करता है। पर आन्या कहती है कि वो अब मुझसे बात नहीं करता। सरगेई उसे समझाता है तुम्हें कोल्या से एक बार जरूर बात करनी चाहिए और उसे फिटनेस मैराथन ग्राउंड पर छोड़ देता है। आन्या वहाँ कोल्या को ढूंढने लगती है। वो पार्किंग में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। आन्या उसका ड्रिंक फेंक देती है और कहती है अभी भी मैं ही तुम्हारी फिटनेस स्पॉन्सर हूँ क्योंकि तुम्हारा वजन तो अभी तक कम नहीं हुआ। कोल्या थोड़ा हैरान होता है और पूछता है आखिर तुम यहाँ आई ही क्यों हो। आन्या गहरी सांस लेकर कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। तुम असलियत में एक कमाल के इंसान हो और काफी हैंडसम भी, इसीलिए हमें ये दौड़ साथ में पूरी करनी है। मैराथन शुरू होती है। दोनों एक साथ दौड़ते हैं और आखिरकार वो फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। इस बार आन्या सिर्फ एक पतली लड़की नहीं, एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। फिनिश लाइन पर कोल्या हिम्मत जुटाकर आन्या को किस कर देता है और पहली बार आन्या को एहसास होता है जिंदगी सिर्फ बाहरी शरीर के लिए नहीं जानी जाती बल्कि उस प्यार के लिए जो खुद से और अपने लोगों से हो। अब आन्या अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश थी। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की भी, और कोल्या के साथ उसका रिश्ता अब
सच्ची मोहब्बत में बदल चुका था। वहीं नेटली भी मॉस्को चली जाती है अपनी सिस्टर के रेस्टोरेंट में काम शुरू करने। सबकी जिंदगी अपनी राह पकड़ चुकी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब